दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव निबट जाने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक और चुनावी अग्नि परीक्षा होने वाली है। और वो अग्नि परीक्षा है कि जो विधायक जो सांसद चुन गए हैं वो 9 सीटें तो रिक्त हुई हैं। एक कानपुर में इरफान सोलंकी की सीट रिक्त हुई है। तो अनुमान ये है कि 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। हालांकि जो अखिलेश यादव हैं, जो उनके साथ दगा करने वाले विधायक हैं, उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए भी उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक अधियाचन दे रखा है। लेकिन उस पर विधानसभा अध्यक्ष की मर्जी है कि उस पर क्या निर्णय लेते हैं। तो वो तय नहीं है कि उन क्षेत्रों में भी चुनाव होगा क्या नहीं होगा। लेकिन 10 विधानसभा क्षेत्रों में तो चुनाव होना तय हो, और नहीं तो 9 में तो तत्काल चुनाव होना ही है। वो 9 क्षेत्रों में शामिल है फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझावन, मीरापुर, अयोध्या, करहल, कटहरी, कुंदरकी। इनमें से 4 जो है वो अगर इरफान सोलंकी वाली सीट को छोड़ दिया जाए तो 4 जो सीटें हैं वो तो समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी, जो चुन गए सांसद। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। एक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के कब्जे में थी। एक और सीट भी भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल निषाद पार्टी के कब्जे में थी। तो इस तरीके से 5 सीटें तो एनडीए के कब्जे में थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। अब समाजवादी पार्टी का यहाँ गठबंधन है कांग्रेस के साथ में, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो रुख दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं का जो दिखाई दे रहा वो ये है कि उनका गठबंधन दूर तक चलाने का इरादा है। फिर भी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेशी नेता है वो ये चाह रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा उसमें 1-2 सीटें समाजवादी पार्टी हमारे लिए छोड़ दे। लेकिन समाजवादी पार्टी का इरादा नहीं दिखाई देता। बहरहाल जो भी हो, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए सीटें छोड़े या न छोड़े, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन को अभी भंग नहीं होने देगा। उसकी पूरी निगाह केवल केंद्रीय राजनीति पर है, और वो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ का महत्व समझता है। राहुल गांधी बहुत अच्छी तरीके से गठबंधन के जो उसूल है उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो ये वो समाजवादी पार्टी तो क्या, जो कोई किसी भी सहयोगी दल के साथ में कोई ऐसी रार नहीं करना चाहते। जो पिछला इतिहास रहा है गच्चा देने का सहयोगी पार्टी को कांग्रेस का, वो उस इतिहास से, उस कलंक से अपनी पार्टी को उबारने की कोशिश में है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इनमें से ये है कि अग्नि परीक्षा योगी आदित्यनाथ की ये होनी, योगी आदित्यनाथ को अभी छुआ नहीं गया है। कहा यह जा रहा है कि संघ प्रमुख जो गोरखपुर में जो आए थे अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए, तो संघ प्रमुख ने ये भी अपेक्षा की थी कि योगी आदित्यनाथ से उनकी भेंट हो जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ उससे कतरा गए। उसकी वजह ये है कि योगी आदित्यनाथ को ऐसे संकेत मिले थे कि संघ प्रमुख को नरेंद्र मोदी ने इसके लिए तैयार किया है कि वो एक मैसेज कन्वे करें योगी आदित्यनाथ को कि अब आपको उत्तर प्रदेश छोड़ना है। तो वो ये मैसेज सुनने के मूड में नहीं थे योगी आदित्यनाथ, इसलिए वो उन दोनों की मुलाकात संभव नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ही कतरा गए। बहरहाल कौन कतरा गया या क्या बात रही, ये एक उसमें है अभी जो है चर्चा गर्भ में है। ये स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिस वजह से ये मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात उनकी संभव नहीं हो पाई। तो अभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये दारोमदार छोड़ा गया है। ये 10 जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये 10 विधानसभा चुनावों में आप जो है वो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाएं, ताकि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है
उसकी कुछ मामले में क्षतिपूर्ति हो सके। और उसमें भी मिल्कीपुर की सीट को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा, जहां से फैजाबाद में वर्तमान में जो चुने गए हैं सांसद अवधेश प्रसाद, वो अवधेश प्रसाद जहां से विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो मिल्कीपुर को भी हथियाना और जो एनडीए की 5 विधानसभा सीटें हैं वो भी जो है वो उनको कब्जे में लाना। तो 6 सीटें तो कम से कम जीतना ही है, वरना 10 सीटें उनके ऊपर उनके दारोमदार छोड़ा गया है। ये तब ये माना जाएगा कि वो राजनीतिक रूप से कामयाब है और पार्टी के लिए उपयोगी। लेकिन अब मुश्किल ये फंसी हुई है कि 10 सीटें तो जिताना बहुत बड़ी बात है, और मिल्कीपुर को सीट तो जिताना बहुत बड़ी बात है। जिस ढंग से सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में सेट हुए हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में, वो समाजवादी, ये लगता है कि अधिकतम सीटें समाजवादी पार्टी ही जो है हथियार लेने में सफल हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी की एक बार फिर बड़ी किरकिरी होने वाली है। और अगर इस बार किरकिरी होती है तो ये तो एक ये था कि चुनाव के तत्काल बाद मुख्यमंत्री जी बदल दिए जाएंगे, नहीं बदले गए तो मुख्यमंत्री जी अपने आप को अवैधान ना समझे, अपने आप को सुरक्षित न समझे। ये विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर उनका भविष्य बहुत कुछ टिका हुआ है। और विधानसभा उपचुनाव के परिणाम अगर उनके बहुत ज्यादा प्रतिकूल जाते, अगर कहीं समाजवादी पार्टी 7-8 जो है वो सीटें जीतने में सफल हो जाती है, तो बहुत मुश्किल है कि योगी जी अपनी कुर्सी सलामत रख पाए। अब इस बीच में ये है कि समाजवादी पार्टी के सामने भी अपनी मुश्किलें हैं। कांग्रेस को तो मैं कह चुका हूं कि कांग्रेस भले सीट मांग रही हो लेकिन कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। कांग्रेस का कोई ऐसा कोई हठधर्मिता नहीं होगी कि अगर सीट न दी जाए तो वो साथ ना दे, वो कांग्रेस का तो साथ दे नहीं। लेकिन अब मायावती की क्या रणनीति होगी? मायावती ने कई सीटें, हालांकि कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी को भी हरवाई, लेकिन कई सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन को भी हरवाई, इंडिया गठबंधन को भी हरवाई हैं। और समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व तो हम पहले की वीडियो में भी बता रहे थे कि समाप्त होने पर आ जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद में, और वही स्थिति हुई। उन्हें ना उत्तर प्रदेश में मिली, ना किसी अन्य राज्य में कोई बात मिली। तो अब मायावती का कुछ मूड ठीक होता है या नहीं होता है, या वो उसी पर उतारू हैं कि वो यही कर लेंगे, हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, वही उसी सिद्धांत के पालन पे हो जाए कि हम नहीं बच रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये जो इंडिया गठबंधन है इसको भी नहीं बचने देंगे। तो ये कुछ हिसाब से तय करेंगे, ये भी निर्भर करेगा समाजवादी पार्टी को कितनी सफलता मिल पाती। दूसरी बात ये कि चंद्रशेखर जो आजाद हैं, जो रावण से आजाद हो गए, चंद्रशेखर आजाद नगीना की सीट जीतने के बाद बहुत प्रफुल्लित है, और वो ये महसूस करते हैं कि अखिलेश यादव ने उनको गच्चा दिया। तो अब अखिलेश यादव को नीचा दिखाने की भावना उनके अंदर प्रबल है, और इसके लिए वो मुस्लिम नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। तो भले ही वो जो है सफलता प्राप्त न कर पाए कुछ खुद भी, लेकिन समाजवादी पार्टी की का खेल खराब करने में उनका योगदान हो सकता है। तो अब उनका जो प्रतिशोध है, वो प्रतिशोध कितना समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ता है, या वो सैद्धांतिक राह पे चलते हैं और ये सोचे कि जैसी भी हो फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की राह एक तरह के उसूल धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, और तात्कालिक रूप से उनके सामने जो उनके सिद्धांत है वो उनको इस बात के लिए ही बाध्य करते हैं कि वो इंडिया गठबंधन को सहयोग दें, भले ही इंडिया गठबंधन से उनके संबंध अच्छे ना हो। तो अब वो सिद्धांतों की परवाह करते हैं या उनके अंदर बदले की भावना प्रबल रहती है, ये देखने वाली बात होती है। अगर बदले की भावना प्रबल रहती तो समाजवादी इंडिया गठबंधन का इसमें नुकसान हो सकता है। अब जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है, तो दूसरे राज्यों में तो उतना नुकसान हुआ नहीं है, मतलब कुछ राज्यों को छोड़ के, जैसे मध्य प्रदेश में भी था तो पीडीए का असर वहां पे भी होना चाहिए था, वहां पे भी संविधान बदलने की खतरे का असर होना चाहिए था, वहां भी आरक्षण खत्म कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, इस मुद्दे का असर होना चाहिए था। लेकिन
वहां तो अभूतपूर्व अपार सफलता मिल रही भारतीय जनता पार्टी को। तो कहीं ना कहीं यह है कि नेगेटिव वोटिंग तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी हुई है, और योगी आदित्यनाथ ने कल कहा भी है कि जो नोटा में वोट पड़ा है वो नोटा में वोट भारतीय जनता पार्टी की नाराज लोगों का है, तो नाराजगी हमें दूर करने हैं, अधिकारियों के बीच में भी उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा अभी जो लोकसभा चुनाव के बाद में उन्होंने अधिकारियों की बैठकें की, अन्य लोगों की बैठकें की, तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ा कि अधिकारियों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो कोई बदलने जा रहा है। अब वैसे तो कुछ दिनों बाद पछताना पड़ेगा, अभी भी संघ पछता रहा होगा कि किसी धर्माचार्य को, किसी धार्मिक गुरु को उसकी प्रवीणता अपनी क्षेत्र में धार्मिक मामले में, लेकिन उसको जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी शासन की और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए जो उसने योगी आदित्यनाथ को दे दी। वो पहले मुस्लिम देशों की इस बात के लिए आलोचना करता था कि वो वहां पे मौलवी हो जाते और वो उनके अंदर व्यावहारिक समझ नहीं होती, इसलिए बड़ा नुकसान होता वहां शासन का। तो हमारे ख्याल में अब जो योगी आदित्यनाथ के जो काम है उससे ये सोच तो उसके मन में कहीं ना कहीं तो ये आई होगी। योगी आदित्यनाथ बौद्धिक क्षेत्र में बहुत ये साबित हो गया कि बड़ी जड़ता के शिकार है, और अभी भी वो ये सोचते कि अगर अधिकारियों को अवैधान दिया जाए, अधिकारियों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर दिया जाए, तभी शासन अच्छा चलता है। इसमें जड़ता के शिकार होने की वजह से, बौद्धिक जड़ता के शिकार होने की वजह से, इस भावना में उनके में कोई परिवर्तन आ गया हो, कोई उन्होंने सबक लिया हो लोकसभा चुनाव के परिणामों से, ऐसा दिखाई नहीं देता। हालांकि हो सकता है कि उन्होंने तबादले फिलहाल महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के इसलिए न किए हों क्योंकि वो बकरीद की प्रतीक्षा कर रहे हों। आज बकरीद मन गई, बकरीद मनने के बाद में अब वो क्या करेंगे ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है कि अगर उन्होंने अधिकारियों पर इतना भरोसा रखा तो फिर राजनीति, अगर अधिकारी सबको चलाते तो राजनीतिक तंत्र की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये उनकी बहुत हद दर्जे की जड़ता है अगर उन्होंने इस भावना को अपने से दूर नहीं किया कि जब तक एक तो नवीनता का संचार अगर जनता में होता तो जनता जो है वो उत्साह का संचार जनता में बना रहता, और नवीनता का संचार तभी होता जब आप प्रशासन को लगातार फेंकते रहे। ये बात मायावती ने दिखाई। अगर कोई अपने प्रतिद्वंदी से भी कोई सीख ली जा सकती तो उसको भी ली जानी चाहिए। तो वो जो है ये योगी जी इसके पक्ष में नहीं है। वो तो पता चला कि भूल जाते हैं प्रमुख पदों पर 5-5, 6-6 साल से लोग बैठे हुए, लोग भूल जाते हैं एक ही अधिकारी के एक ही पद पर रहने से। लेकिन पता नहीं योगी जी के दिमाग में क्या है, वो उनकी जड़ता है कि वो जो है वो इसकी वजह से वो इस बात पर नहीं आ रहे कि तबादले जल्दी करना, उससे नवीनता का संचार करना, उससे शासन के प्रति जो असंतोष लोगों में पनपता, एंटी इनकम्बेंसी जो पनपती है वो शिफ्ट हो जाती है उस अधिकारी के साथ में जिसका ट्रांसफर हो जाता। तो ये बचाव का एक बहुत बड़ा साधन है, बड़ा सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करता है अधिकारियों का जल्दी ट्रांसफर करना। लेकिन वो इसके लिए तैयार हो पाएंगे ये बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। वो शायद ही इस बात के लिए तैयार हो। और दूसरी बात क्या है कि धार्मिक क्षेत्र में भी जहां तक है उनकी पीठ तो बहुत ही प्रगतिशील पीठ मानी गई, लेकिन अपनी पीठ की आइडियोलॉजी से कर्तृत्व में उनका कोई जो है मेल नहीं दिखाई देता। वो जो जिस जड़ता के खिलाफ, हिंदू धर्म की जिस जड़ता के खिलाफ इस ढंग की पीठ सामने आई थी, गोरखनाथ जैसी पीठ का अस्तित्व सामने आया था, वो बजाय अपनी उस पीठ का मर्म ग्रहण करने के वो तो उसी जड़ता को जो है के अनुग्रही थे, वो जो उसी जड़ता के मुताबिक काम करते हैं। इसलिए उन्होंने अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी वो उनके दिमाग में ये चीज तारी रहती है, हावी रहती है कि नहीं, जो भी क्षमता, योग्यता, ईमानदारी सब केवल जो तथाकथित उच्च जातियों में है, उच्च जातियों तक सीमित है, वो इनमें नहीं है, जो वंचित जातियां उनमें नहीं है। इसलिए उनको जो स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। सुशासन के लिए जो है वंचित जातियों का एक छोटा सा एक अनुपात तक उनको सीमित रखा जाए,
बाकी इनको ये दिया जाए। तो इसके भी एक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और इसको भी वो बदलते नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ तक कि बौद्धिक जड़ता की वजह से हिंदू धर्म में तो एक परंपरा रही कि यहाँ तो शास्त्रार्थ होता था, यहाँ तो मंडन मिश्रा की जो आइडियोलॉजी थी उसका खंडन करके शंकराचार्य आए थे। वो द्वैतवाद के समर्थक थे। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया और लगातार ऐसा होता रहा, लगातार एक इस बात की परंपरा रही ताकि नवाचार बना रहे धार्मिक क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। लेकिन बाद में उस नवाचार के रास्ते बंद कर दिए गए और नवाचार के रास्ते बंद करने से हिंदू धर्म का जो वो आपको अपडेट होते रहना चाहिए, उसमें कमी आई और वो हिंदू धर्म के लिए एक बड़ी जो है गिरावट का एक कारण बना और उससे आज भी उसका जो है परिष्कार नहीं हो पा रहा। उस गिरावट से आज भी हिंदू धर्म नहीं उभर पा रहा है। तो ये योगी जी जिस बौद्धिक जड़ता के शिकार है, तो वो धार्मिक क्षेत्र में भी वो काम नहीं कर पा रहे जो उनसे अपेक्षित है। वो उस नवाचार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। वो अगर नवाचार को आगे बढ़ाते तो एक धार्मिक क्षेत्र में भी एक नई क्रांति होती और शासन के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति होगी। बहरहाल ये विधानसभा के उपचुनाव जल्दी ही उसकी तिथि घोषित हो जाएगी और जल्दी ही वो उपचुनाव शुरू हो जाएंगे और उन उपचुनाव के बाद में योगी जी का भविष्य क्या होता है, योगी जी इसके बाद में ठहरते हैं या योगी जी का ठिकाना कुछ और जो है कहीं और उनको ठिकाना बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपने आज का हमारा ये वीडियो देखा, खास तौर से हम उनके नए जो हमारे दर्शक है उनसे हम अर्ज करना चाहते, अगर उनको ये हमारा जो आज का वीडियो है वो एक अच्छा लगा हो और उनको लगा हो कि इसमें कौतूहलपूर्ण इसका प्रस्तुतिकरण है, तो उनके अंदर निश्चित रूप से उत्सुकता जगेगी कि वो आगे भी हमारे वीडियो को देखने की कोशिश करें। तो इसके लिए हमारी उनसे अर्ज है कि हमारे जो चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकॉन इसका दिखा दें, घंटी की आकृति का बटन, ताकि जो नया वीडियो इसमें डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे, उसके बारे में तत्काल आप अवगत हो जाया करें। इसके अलावा इस वीडियो में आपको कोई वैचारिक उत्तेजना महसूस हुई हो और उसकी वजह से आप सोच रहे हो कि आपको भी इसमें कोई जो है अपने सुझाव रख के कोई भागीदारी करनी चाहिए या आप को हमारी बात खंडित करके, आपकी प्रतिवाद करके हमारे और एक नया परिप्रेक्ष्य सामने लाना चाहिए, तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।